Good morning, students. Uh, let us continue the same chapter, chapter 4, which is Literary Heritage of India, जिसमें हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि हमारे हिंदुस्तान की जो लिटरेचर्स थे वो कैसे थे. मीन्स वी हैव सीन अबाउट द संस्कृत एंड वी हैव सीन दैट हु इन्वेंटेड दिस, और उसमें क्या क्या कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, जिसमें से महाभारत और रामायण जैसी भी एपिक्स लिखे गए संस्कृत में. और फिर हमने हिंदी लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जो जिसको हमने ये भी देखा प्रीवियस लेक्चर में कि हिंदी लिटरेचर को सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अकबर के टाइम में मिला. और उनके टाइम में सूरदास और तुलसीदास ने सूरदास और तुलसीदास का जो टाइम था, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, और रहीम के दोहे भी अकबर के टाइम में ही लिखे गए थे. फिर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स इसी टाइम पे लिखे गए, ये भी हमने देखा, जिसमें से अब्दुल फज़ल ने आईना अकबरी और अकबरनामा लिखा, जो बहुत ही फेमस हुआ. फिर भगवत गीता भी हमने देखा कि इस टाइम पे ही लिखा गया. पंचतंत्र भी इसी टाइम पे लिखा गया. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द अदर लैंग्वेज. तो लेट्स सी विच इज़ द अदर लैंग्वेज, जो कि हमारे लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया का ही पार्ट है. One of the most significant developments during the medieval period was the birth of उर्दू लैंग्वेज. यानी मध्यकाल में एक और बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ था, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला एक डेवलपमेंट हुआ, और वो था उर्दू लैंग्वेज का बर्थ. यानी इन्वेंशन कह लो, या फिर उसके आप कह सकते हो कि उस भाषा का चलन जो है मेडिवल एज यानी मध्यकाल से ही स्टार्ट हुआ था. दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. इट मीन्स कि जो उर्दू लैंग्वेज का जब बर्थ हुआ, तो वो बहुत जल्दी इतना डेवलप हो गया कि हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में, मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का रिचेस्ट लैंग्वेज माना जाने लगा. यानी वो इतनी जल्दी इतना डेवलप हो गया. इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट्स. और जब उर्दू लैंग्वेज का मिडिवल एज में उर्दू लैंग्वेज का बर्थ हुआ, और उसने जब डेवलपमेंट मीन्स बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो गया, बहुत जल्दी फेमस हो गया उर्दू लैंग्वेज, तो उसमें बहुत सारे फेमस, उस टाइम पे बहुत सारे फेमस पोएट्स भी हुए, जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज को और ज़्यादा एनकरेज किया और ज़्यादा पॉपुलर किया. जिनमें से वली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नाज़िर, अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल और बहुत सारे लोग हुए. इकबाल का बहुत फेमस प्रेयर भी हम लोग पढ़ते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने ही लिखा था. और गालिब की बहुत सारी शायरी भी लोग आज भी लोग उनकी शायरियों को बहुत ज़्यादा, जो पोएट्स होते हैं, जो शायर होते हैं, वो बहुत यूज़ करते हैं. और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उर्दू को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ला दिया था, और जिसकी वजह से उर्दू बहुत जल्दी डेवलप हो गया. Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began. 18th century तक 18th century के शुरुआत तक उर्दू बहुत तेज़ी से डेवलप कर चुका था. यानी जब 18th century शुरू हुई, when the 18th century started, then in the beginning of this century, Urdu language became very popular. And by this time, the historical stories and histories which were in the Sanskrit language, it started translated in Urdu. यानी जैसे ही 18th century के बिगनिंग से जैसे ये उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो उसके बाद से जो संस्कृत में जितने हिस्ट्रीज़ लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में, उनका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, और
उन संस्कृत लैंग्वेज की हिस्ट्रीज़ को ट्रांसलेट किया जाने लगा उर्दू लैंग्वेज में। एट द सेम टाइम ओरिजिनल प्रोज वर्क्स इन उर्दू वॉज रिटन। और सिर्फ ट्रांसलेशन का ही काम नहीं, कुछ रियल जो ओरिजिनल स्टोरीज़ उर्दू में ही लिखी जाने लगी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद्स दरबार अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और ट्रांसलेशन के साथ साथ जब उर्दू लैंग्वेज में और भी हिस्ट्रीज़ लिखी जाने लगी तो उनमें सबसे बेस्ट हिस्ट्री किसकी है? मोहम्मद हुसैन की लिखी हुई दरबार अकबरी, यानी अकबर के दरबार के बारे में जो हिस्ट्री लिखी गई वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। और इट वाज इन उर्दू लैंग्वेज, इट वाज नॉट ट्रांसलेटेड इन उर्दू लैंग्वेज, इट वाज ओरिजिनली in Urdu language. Rest other histories were translated in Urdu languages from Sanskrit language during 18th century, but one of the best history written by Muhammad Hussain Azad was Darbar-e Akbari, which was originally written in Urdu language. सो दीज आर द लैंग्वेजेस जो कि हमारे मिडीवल एज में जिन जिन लैंग्वेजेस को हमारे पॉपुलैरिटी मिली, और फिर एंशियंट टाइम पे हमारे क्या लैंग्वेजेस के क्या स्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। तो ये तो हो गया लैंग्वेजेस। अब इन लैंग्वेजेस को कैसे पढ़ाया जाता था, मीन्स कहाँ पढ़ाया जाता था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वो है इस सेक्शन में जो है द एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। अब किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मिडीवल एज में, यानी जो लिटरेचर है हिस्ट्री का, उस हिस्ट्री के टाइम का, यानी एंशियंट टाइम का या मिडीवल एज का, उसको पढ़ाने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो कौन कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी जो इंडिया में थी, उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी वाज नालंदा यूनिवर्सिटी। हालांकि नाउ इट इज़ रूइंड, बट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी। और जिसके पढ़े हुए स्टूडेंट्स उस टाइम पे जब उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की तो वो बहुत फेमस हुए, बहुत पॉपुलर हुए, और उन्होंने कुछ अच्छे पोजीशंस पाए, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की एक अपनी पहचान है। तो लेट्स सी। Ancient Nalanda University was situated at Badgaon village of Patna district in Bihar. ये बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में बना था और ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। इस यूनिवर्सिटी को जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला वो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन से मिला था। दिस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम पिलग्रिमेज ऑफ जैन्स एज महावीर स्वामी हैड परफॉर्म 14 चतुर्मास हियर। इस यूनिवर्सिटी को पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थान के नाम से, तीर्थ स्थान भी माना जाता था। क्यों जैन लोग इसको तीर्थ स्थान, जैनीज़ इसको तीर्थ स्थान भी मानते थे, क्योंकि महावीर स्वामी ने यहाँ पे 14 चतुर्मास किया था। यहाँ पे 14 चतुर्मास भी यहाँ पे किया था। इन द 5th century कुमार गुप्ता हैड बिल्ड अ मोनेस्ट्री हियर। क्या किया था कुमार गुप्ता ने? जब महावीर स्वामी यहाँ पे 14 चतुर्मास यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था, और 5th century में कुमार गुप्ता ने क्या किया था, यहाँ पे क्या बना दिया था, एक मठ बना दिया था। मोनेस्ट्री यानी मठ। ओके। सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज्ड। और जैसे ही कुमार गुप्ता ने 5th century में इस यूनिवर्सिटी में मठ बना दिए तो क्या हुआ, ये तब से और ज़्यादा फेमस हो गया। मीन्स ये यूनिवर्सिटी और ज़्यादा फेमस हो गई। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्राइजलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और यहाँ पे बहुत हज़ारों की संख्या में मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत कीमती हैं।
दिस वॉज अ पायस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर, यानी बड़ा ही पवित्र जगह, इसको इंडियन कल्चर में बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज टू कम हियर फॉर स्टडी। और जब ये यूनिवर्सिटी थी, अब तो रूइंड हो गई है यानी खंडर हो गई, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी थी तो नॉट ओनली द इंडियन स्टूडेंट्स, दुनिया अदर कंट्रीज के मीन्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्री ऑल्सो केम टू टेक द एजुकेशन हियर। और ऑब्वियसली क्योंकि अदर कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे एजुकेशन के लिए, इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी। द ग्रेट ट्रैवलर ह्यूनसांग ऑल्सो केम हियर। मीन ह्यूनसांग जो बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है, वो भी यहाँ आया था। टुडे ओनली द रूइन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी, बट एडमिट्स दैट रूइंस वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया। हालांकि आज ये नालंदा यूनिवर्सिटी खंडहर हो चुकी है, लेकिन ये खंडहर भी एक जब उसको देखा जाता है तो हिंदुस्तान के ग्लोरियस कल्चर में एक ग्लोरियस कल्चर माना जाता है। जब इसके खंडहर को भी देखोगे आप, whenever you will get the opportunity, if you want to go or you will get the opportunity, whenever you will go there, you will see that that ruin also reflect the glorious culture of our India। यानी उसकी एक अपनी पहचान अलग ही थी कि खंडहर होने के बाद भी हिंदुस्तान के एक कल्चर को वो रिफ्लेक्ट करती है वो यूनिवर्सिटी। A student who passed out from Nalanda was considered the ideal students of India। जैसा कि मैंने बताया था कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो भी बच्चे निकलते थे, स्टूडेंट्स निकलते थे, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती थी और अपनी एक अलग पहचान होती थी, उनको एक अलग इम्पोर्टेंस दिया जाता था। If they said to anyone that they were the student of Nalanda University, then the listeners or the people gave them the first priority. During 5th to 11th century, education was best at Nalanda, and in India, it at that time had best libraries of the world were available। यानी 5th century से लेके 11th century तक हिंदुस्तान में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छा एजुकेशन मिलता था और पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी में थी, ऐसा माना जाता है। Many students of India and abroad used to come for study and research in the library of Takshila as well as in Nalanda University। Huensang took 657 books from here to China। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी बेस्ट लाइब्रेरीज थी कि अब्रॉड से बहुत स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, और ह्यूनसांग जो है यहाँ से 657 बुक्स लेके गया था चाइना। मींस इस लाइब्रेरी की इतनी पॉपुलैरिटी थी ऑल ओवर वर्ल्ड में कि ह्यूनसांग जो हमारे यहाँ जो ट्रैवलर था, दर्शनार्थी, या जो हम कह सकते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से घूमने आते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैवलर्स, तो वो यहाँ आके हमारे इस यूनिवर्सिटी से 657 बुक्स लेके अपनी कंट्री यानी चाइना गया था। Huensang visited in the 7th century. There were 7 huge halls in the university. There were 300 rooms for delivering lectures. Special monasteries were built for dwelling of students. Many villages were donated for university sustenance. Food and clothing facilities were provided free of cost from the earnings obtained from those villages. Its book repository area was known as Dharmganj. During 5th to 11th century,
नालंदा वॉज अ रेप्यूटेड एज वेल एज एन एस्टीम सेंटर ऑफ एजुकेशन। यानी 5th से 11th सेंचुरी तक सिर्फ ये रेप्यूटेड नहीं, मीन्स ये सिर्फ एक बहुत अच्छा एजुकेशन सेंटर नहीं था, इसने अपनी एक बहुत ही बढ़िया रेपुटेशन भी पूरी कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाई हुई थी। और 7th सेंचुरी में ह्यूनसांग यहाँ पे आया था। फिर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कितने हॉल्स थे, कितने रूम्स थे जहाँ पे लेक्चर्स दिए जाते थे, और यहाँ पे स्पेशल मोनेस्ट्रीज़ भी बनाए गए थे, मठ बनाए गए थे ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्वेल कर सकें। और ये यूनिवर्सिटी कैसे चलती थी? लोगों के डोनेशन से चलती थी, वहाँ के गांव के लोगों के डोनेशन से चलती थी। अब डोनेशन से चलने के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फूड और क्लॉथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, उसके लिए कोई उनको पैसा नहीं देना पड़ता था। और लाइब्रेरी जो थी वहाँ की इतनी फेमस थी कि उसको धर्मगंज का नाम भी दिया गया था। तो ये तो हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद से एक और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी इंडिया में जिसका नाम था तक्षशिला। Ancient University of Takshila was located at Rawalpindi of present Pakistan. पाकिस्तान में आज जो पाकिस्तान है उसमें रावलपिंडी नाम की एक जगह है जहाँ पे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और वो हमारे हिंदुस्तान में ही ऑब्वियसली हुआ करती थी। वो तब पाकिस्तान में गई जब डिवीज़न हुआ। It was the capital city of ancient Gandhar region. This university imparted education in 64 subjects. Most of the students stayed in the ashram to practice with Guru. Jivak, the disciple of Lord Buddha, learned the lessons of Ayurveda here. क्या बोल रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और कहाँ पे है? रावलपिंडी में थी, जो कि आज पाकिस्तान का पार्ट है, और ये पुराने गांधार रीजन का कैपिटल भी माना जाता था। इस यूनिवर्सिटी में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? 64 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और बहुत सारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे वो आश्रम में रहते थे और अपने गुरुओं के साथ रहते थे, सेपरेट नहीं रहते थे। मीन्स द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स बोथ लिव टुगेदर इन द, अभी हम उसको हॉस्टल बोलते हैं, पुराने ज़माने में आश्रम बोलते थे। और इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करना पड़ता था। लॉर्ड बुद्धा जो थे उनका एक स्टूडेंट था, डिसिपल था, फॉलोवर था, जिसका नाम जीवक था। उसने भी आयुर्वेद की जो नॉलेज है, आयुर्वेद का एजुकेशन है, वो उसने तक्षशिला से ही लिया था। According to a belief, this university was named after the name of Taksha, the son of Bharat, brother of Lord Ram, born in Raghukul. It was a renowned education center of 7th century. Students were free to study the subjects of their interest. In spite of the limit allotted of 20 students per teacher, they used to teach even more. क्या बोल रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला का नाम तक्षशिला तब रखा गया जो तक्षा के नाम से रखा गया। तक्षा कौन? सन ऑफ भारत। भरत जो थे, राम के जो भाई थे, उनके बेटे के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। जो कि भरत जो थे, जो कि रघुकुल में पैदा हुए थे, और उनके बेटे तक्षा के नाम पे तक्षशिला का नाम रखा गया। और ये एक बहुत ही रिनाउंड एजुकेशन सेंटर माना जाता है 7th सेंचुरी का। और यहाँ पे बच्चों पे स्टूडेंट्स वर नॉट restricted to choose the subjects. They were free to study any subject of their interest. वो अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट्स चूज़ करके पढ़ सकते थे। They were not born to select, means टीचर्स के अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे। और देयर वर द लिमिट ऑफ 20 स्टूडेंट पर टीचर। हर टीचर को 20 स्टूडेंट्स की ही लिमिट थी, बट उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी वो पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज़ लाइक वाराणसी, राजगृह,
मिथिला एंड उज्जैन ओवरक्राउडेड द यूनिवर्सिटी, यानी जब ये यूनिवर्सिटी और ज़्यादा पॉपुलर हुई तो अलग अलग सिटीज़ जैसे बनारस, राजगृह, मिथिला और उज्जैन से भी बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ आने लगे और इनकी भीड़ इस यूनिवर्सिटी में होने लगी। प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड प्रसेनजीत द किंग ऑफ कौशल स्टडीड हियर। Also, the great grammarian Panini and expert politician Kautilya got education from this university. Panini का जिक्र हमने इससे पहले भी किया था, शायद आप लोगों को याद होगा। किस लैंग्वेज के लिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बनारस के जो प्रिंस थे और कौशल किंग ऑफ कौशल जो थे, उन्होंने भी तक्षशिला में ही एजुकेशन ली थी। और ग्रेट ग्रामरियन पनिनी जो थे वो उनके भी एजुकेशन यहीं से हुई थी। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, archery, grammar, philosophy, warlord, astronomy, astrology was given here. Chanakya, the mentor of Chandragupta Maurya, also studied here. Chinese scholar Fa Hien visited this university in the beginning of 5th century. अब क्या बोल रहे हैं कि तक्षशिला का जो एजुकेशन था वो इतना पॉपुलर था, इतना एस्टीम्ड था कि यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ से लोग आते थे और यहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती थी। यानी तक्षशिला वॉज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। और यहाँ पे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट्स स्टेड विद दियर गुरुज, विद द टीचर्स फॉर द प्रैक्टिस। और यहाँ पे अलग अलग स्किल की भी प्रैक्टिस करवाई जाती थी, एजुकेशन दिया जाता था। जैसे वेदों की भी उनको एजुकेशन दिया जाता था, मिलिट्री साइंस के भी एजुकेशन दिया जाता था। गज विद्या यानी गज यानी हाथी, तो गज विद्या की भी नॉलेज दी जाती थी। आर्चरी यानी धनुष बाण के भी उनको नॉलेज दिया जाता था। ग्रामर का भी, फिलॉसफी, युद्ध में कैसे लड़ना है, इसकी भी एजुकेशन दिया जाता था। और चाणक्य जो चंद्रगुप्त के मेंटोर यानी जो उनको सलाहकार जो थे, उन्होंने भी यहीं तक्षशिला में ही एजुकेशन ली थी। Now come to the other university which is in वाराणसी। तो वाराणसी इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। ये तो तीर्थ स्थान के नाम से 7th सेंचुरी से फेमस था। इट वॉज ऑल्सो द फेमस एजुकेशन सेंटर, और उस टाइम पे इसको एजुकेशन हब भी माना जाता था। यानी वाराणसी 7th सेंचुरी में एजुकेशन सेंटर के लिए भी फेमस था। ऐसा माना जाता था कि सबसे अच्छा एजुकेशन वाराणसी में ही दिया जाता है। It grew the religious center for the Aryan culture in उपनिषदिक पीरियड। उपनिषद का पीरियड अगर माने तो आर्यंस के टाइम पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे था, इसलिए इसको एजुकेशन का सेंटर भी माना जाता है। किंग ऑफ वाराणसी आजाद शत्रु वॉज द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ उपनिषदिक एज एंड ग्रेट सपोर्टर ऑफ एजुकेशन। जो राजा थे वाराणसी के, जिनका नाम अजात शत्रु था, वो बहुत बड़े फिलोसोफर भी हुआ करते थे और एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर भी थे। यानी वो एजुकेशन के फेवर में थे और इसलिए यहाँ पे एजुकेशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा थे, और यही वजह है कि वाराणसी एजुकेशन सेंटर माना जाता था। और ये संहिता जो कि महर्षि वेदव्यास है उसमें ये मेंशन है। लॉर्ड बुद्धा चोज वाराणसी अ सूटेबल प्लेस फॉर प्रोपगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग। जैसा कि आपको पता है कि लॉर्ड बुद्ध ने जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने वाराणसी को ही चुना था। किसके लिए? प्रोपगेशन के लिए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपगेशन? Propagation means
प्रचार प्रसार जो होता है, तो लॉर्ड बुद्ध ने वाराणसी को ही अपने अपनी जो विद्या, अपनी जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी को ही चुना था। पोटेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य हैड टू मूव टू काशी टू अडॉप्ट द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत। जो पोटेंट के फिलोसोफर हैं आदि शंकराचार्य, वो भी काशी क्यों गए थे? वेदांत के नए सिद्धांतों को जानने के लिए, उसकी विद्या लेने के लिए काशी गए थे। काशी इज़ ऑल्सो नोन एज काशी इज़ नोन एज Varanasi also. Means Varanasi and Kashi is the same name. Vallabhacharya ji and Chaitanya Mahaprabhu, the pioneer of Pushti Marg, attained prestige for their Vaishnav sects in Kashi. Majority of scholars' families of Punjab and had to migrate to Kashi, while a few families migrated to Kashmir. बहुत से लोग पंजाब फैमिलीज़ के कहाँ गए? काशी यानी वाराणसी माइग्रेट हो गए, यानी मूव हो गए। और बहुत से लोग कहाँ? कश्मीर चले गए। Many other princes came for education in Varanasi. Monastery at Sarnath became a famous education under the patronage of Emperor Ashoka. यानी जो बहुत सारे राजकुमार जो हुए हिंदुस्तान के, वो भी वाराणसी एजुकेशन के लिए आए। और जो सारनाथ का जो अगर हम कहें कि जो प्रिंसेस हुए, वो जब वाराणसी एजुकेशन के लिए आए, तो उनका एक अपना एम होता था किंग्स का कि दे वांटेड टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू दियर प्रिंसेस दैट्स व्हाई दे सेंड द प्रिंसेस टू द वाराणसी। और फिर मोनेस्ट्री एट सारनाथ, जो सारनाथ की जो मठ था, वो बहुत फेमस एजुकेशन सेंटर कब बना? जो राजा अशोक के संरक्षण में, यानी पैट्रोनेज यानी संरक्षण में, जो सारनाथ का जो मठ है वो बहुत फेमस एजुकेशन सेंटर बना। नाउ कम टू सी द लास्ट university, that is Vallabhi. This university of Gujarat was a very famous center of education in 7th century. 7th century में ही जब काशी के एजुकेशन सेंटर पॉपुलर हो रहे थे, उसी टाइम पे गुजरात की यूनिवर्सिटी वल्लभी भी बहुत फेमस एजुकेशन सेंटर हुआ। There was a significant contribution of contemporary ruler of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and huge center of education. वंश राजा के टाइम के जो वंश डायनेस्टी जो था, उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोगों ने वल्लभी को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से ये एक बहुत फेमस और ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन बन गया। वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ Hinayana culture of Buddhist religion. In the middle of 7th century, Buddhist scholars like Sthirmati, Ganmati were the leading principles of Vallabhi. यानी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो फेमस स्कॉलर्स थे, जैसे स्थिरमती और गणमती जो थे, वो भी बहुत फेमस स्कॉलर्स यानी बहुत बड़े विद्वान इस 7th सेंचुरी के ही बुद्धिस्ट विद्वान माने जाते हैं। The students from the distant areas of Ganga Yamuna used to come here for higher studies. Chinese travel Singh noted that Vallabhi completed with the famous education center Nalanda, which was located at eastern part of India. ऐसा माना जाता है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग तटों से, अलग अलग दूर दूर के एरिया से लोग, जैसे गंगा यमुना के आसपास के लोग भी यहाँ पे वल्लभी में हायर स्टडीज़ के लिए आते थे। और ऐसा माना जाता है कि जैसा नालंदा फेमस था एजुकेशन सेंटर के लिए, वैसा ईस्टर्न पार्ट में वैसा ही वल्लभी भी उतना ही फेमस था।
Vallabhi was a capital and an international port. The ruler of Vallabhi belonged to Matrak dynasty, and he patronized education एंड यूनिवर्सिटी एज वेल. क्या बोल रहे हैं कि वल्लभी जो है इंटरनेशनल पोर्ट मतलब इंटरनेशनल बंदरगाह जहाँ पे शिप्स रुकते हैं उसका भी सेंटर माना जाता था. और जो वल्लभी का रूलर था वो मैत्रक डायनेस्टी से था और उसके संरक्षण में ही एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इतनी फेमस हुई. It is also notable that royal people of Matrak dynasty were not Buddhist. हालांकि ऐसा भी माना गया है, ऐसा भी देखा गया कि उस डायनेस्टी के लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशंस, फिर भी उस इंस्टीट्यूशन को वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे. इन 1775 AD Arabians attacked, Matraks were defeated and university was closed down. The name of famous scholars were written on the gate. Scholars, by showing their erudition, were getting higher rights in Rajya Sabha. जब 775 AD के 775 में क्या हुआ, अरेबियंस ने अटैक किया जिसमें मैत्रक्स जो हैं वो हार गए. और जब वो हार गए तो अरेबियंस ने क्या किया, यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया. और जो फेमस विद्वान थे उस टाइम के, उनका नाम किस पे लिखा गया था, गेट पे लिखा गया था. और उनकी इस एरुडिशन यानी जो पंडिताई यानी जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्वान थे, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स या भी जो भी पंडिताई के जो भी प्रूफ होते थे, यानी अपनी एजुकेशन के स्कॉलरशिप या फिर जो अब तो मार्कशीट्स होते हैं, वैसे जो भी प्रूफ्स होते थे उनके बेस पे उनको राज्यसभा में क्या दिया जाता था, ऊंचे अधिकार दिए जाते थे. Knowledge, worship and particular system of education made the university famous not only in India but also in the world of that time. Students from India and abroad used to come for education in this university. यानी इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या थी कि यहाँ पे वर्शिप और अलग अलग सिस्टम के एजुकेशन दिए जाते थे. और इस वजह से ये यूनिवर्सिटी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे फेमस थी. और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, अलग अलग कंट्री से भी लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे आके एजुकेशन लेते थे. इट वाज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द USA. अगर एक्चुअल में माना जाए तो क्योंकि अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स आके यहाँ पे एजुकेशन लेते थे तो इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी कहा जा सकता है. और ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वर टॉट हियर. The maintenance of the university was done through the charity given by the kings and landlords. Actually, it showed the loyalty of the people towards the university. यहाँ पे लगभग हर सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती थी. और ये इस यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस कैसे होता था, राजाओं के द्वारा जो चैरिटी दी जाती थी और वहाँ के लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार होते थे वो जो भी चैरिटी देते थे उसके बेस पे इस यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस होता था. और ऐसा जो चैरिटी जो वहाँ के ज़मींदार देते थे उससे ये शो होता है कि वो लोग यूनिवर्सिटी के प्रति यानी टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी दे वर टू लॉयल. और ये यूनिवर्सिटी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन नॉलेज ऑफ आर्ट और साइंस के नाम के लिए पूरी दुनिया में बहुत फेमस मानी जाती है. सो दिस ऑल इज़ फॉर ऑफ दिस चैप्टर. और अब आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. नाउ आई एम गोइंग टू एंड. Till then, take care. Thank you.